हम कक्षा 12 के बच्चों को मैथिली शरणगुप्त का कैकेयी अनुताप पढ़ाएंगे। कैकेयी अनुताप ये मैथिली शरणगुप्त का एक प्रसिद्ध काव्य है, क्योंकि मैथिली शरणगुप्त जो है राम काव्य धारा से जुड़े हुए थे। और आप लोग कैकेयी का नाम सुने हुए भी हैं। कैकेयी कौन थी? कैकेयी राजा दशरथ की पत्नी थी। और अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप। क्या होता है? पश्चाताप। तो कैकेयी को पश्चाताप कब हुआ? जब वो राम को वनवास दी और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी का मांग की अपने पति राजा दशरथ की। लेकिन भरत को स्वीकार नहीं हुआ और जब वो उत्तराधिकार को ठुकरा दिए तो कैकेयी के मन में एक पश्चाताप की आग जलने लगी। पश्चाताप माने किसी चीज का पछतावा। तो ये साकेत की कुछ पंक्तियां इसमें मैथिली शरणगुप्त के द्वारा जो है दिया गया है। और आज आप सुनेंगे। इसमें उसके अलावा भारत के निर्मल स्वभाव का भी वर्णन किया गया है। तो अब हम बताने जा रहे हैं कैकेयी अनुताप की कुछ पंक्तियों की व्याख्या। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। तदंतर माने इसके बाद। उटज माने होता है झोपड़ी या कुटी। नीले बितान माने होता है तंबू। और तले माने तंबू के नीचे। तो अब ये दो पंक्तियों का व्याख्या आप लोग जान लीजिए। यानी जब भरत अयोध्या वासियों के साथ पंचवटी जब पहुंचे, इसके बाद राम की झोपड़ी यानी कुटी के सामने सभा बैठाई गई। तो वहां आकाश खुला हुआ था। आकाश का रंग नीला होता है और आकाश में तारे भी होते हैं। तो इसी चीज को यानी उस सभा की तुलना जो खुले वातावरण में हो रहा था एक तंबू से किया गया है। और तारों की तुलना दीपक से किया गया। किससे किया गया है? दीपक। तो कवि मैथिली शरणगुप्त ने कहा है कि जब भारत अयोध्या वासियों के साथ पंचवटी पहुंचे तो वहां श्री राम की झोपड़ी के सामने सभा बैठाई गई। नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बहुत से तारे रूपी दीप जगमगा रहे थे। क्या हो रहा है? बहुत से तारे रूपी दीप जगमगा रहे हैं। अब ये दो लाइन की व्याख्या बताया। अगली लाइन की व्याख्या सुनिए। टकटकी लगाए नैन सूरों के, थे वे परिणामों उत्सुक उन भय आतुरों के थे। भय आतुरों माने होता है भय से व्याकुल। भय आतुरों माने क्या होता है? भय से व्याकुल। और नैन माने होता है नेत्र। और टकटकी माने एक टक यानी बिना पलक झपकाए। और सूर माने होता है, सूरों यानी देवताओं को कहा गया है। किसको कहा गया है? देवताओं। तो उस सभा जब सभा बैठी थी तो उस समय देवताओं की भी उपस्थिति थी। तो देवता इस सभा का क्या परिणाम होगा, यानी राम क्या निर्णय लेंगे या सभा का क्या परिणाम आएगा, यह जान करके और सोच करके एक टक सभा को देख रहे थे। अब भय से व्याकुल हो रहे। क्या हो रहे थे? भय से व्याकुल हो रहे। उत्पुल करौंदी पूज वायु रह रहकर। उत्पुल मने विकसित या खिला हुआ। करौंदी कुंज मने बागीचा। आ
करौंदी कोई पुष्प या पौधा है, मुझे भी इसके बारे में क्लियर पता नहीं है। रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण महकर। पुलक पूर्ण मने आनंद से परिपूर्ण, पुलक पूर्ण मने आनंद से परिपूर्ण। अब देखिए, जब सभा वहां बैठी थी, यहाँ प्रकृति का बहुत ही अनुपम वर्णन मैत्री साहब ने किया है। प्राकृतिक शोभा का या प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही अनुपम जो है वर्णन किया है कवि मैत्री गुप्त ने। क्योंकि जब सभा हो रही थी उस समय चांदनी रात और वहां चारों तरफ खिले हुए करौंदी के फूल से भरे हुए मंद मंद शीतल सुगंधित वायु रह रह करके वहां बह रही थी, यानी रुक रुक। तो खिले हुए करौंदी के पुष्प से भरे हुए शीतल सुगंधित वायु जो है धीरे धीरे वहां बह रही थी और वहां सभा में जो लोग बैठे हुए थे उस सभा के बैठे हुए लोगों को क्या कर रही थी? आनंद से परिपूर्ण कर रही थी, यानी उन्हें प्रसन्नचित कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रसन्नचित। कौन कर रहा था? वायु। कहा की वायु? उस करौंदी पुष्प से युक्त वायु। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, अब प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। गिरा माने होता है बाड़ी, गिरा माने क्या होता है? बाड़ी। बाड़ी यानी बोली, बाड़ी माने बोली। और नीर, नीर माने क्या होता है? नीर किसी का परिभाषी है? जल। और निधि माने क्या होता है? खजाना। क्या होता है? खजाना। तो नीर निधि यानी जहां बहुत सा जल हो उसे क्या कहते हैं? सागर। क्या कहते हैं? सागर। और सागर की बाड़ी गंभीर होती है। क्या होती है? गंभीर होती है। तो कवि ने इसमें कहा है कि चारों तरफ चांदनी फैली हुई, यानी चांदनी रात था और चारों तरफ जो है चांदनी रात यानी चांदनी छिटकी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वैसा कहीं नहीं, यानी कहीं वैसी चांदनी नहीं। यथार्थ वहां ऐसा लग रहा था कि चंद्रलोक ही है। क्या है? चंद्रलोक ही। चंद्रलोक माने चंद्रमा का, जहां चंद्रमा उदित होता है और उसके साथ के नक्षत्र तारेगण होते हैं, उसी को चंद्रलोक कहते हैं। तो कवि ने इसमें कहा, एक बार और सुन लीजिए, कि ऐसी चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अन्यत्र वैसी कहीं चांदनी भी नहीं होगी। साक्षात चंद्र लोक ही प्रतीत हो रहा था। ऐसे वातावरण में सागर के समान गंभीर बाड़ी में प्रभु राम बोले। ऐसे वातावरण में प्रभु राम सागर के समान जो है गंभीर स्वर में बोले। तो ये जो है इस पंक्ति में रस क्या है, छंद क्या है, इसको जान लीजिए। भाषा क्या है? इसमें इस पंक्ति में खड़ी भाषा है, पारिष्कृत खड़ी भाषा है। कौन सी भाषा? और पारिष्कृत का जानते क्या होता है? क्या होता है? पारिष्कृत का अर्थ होता है सजी सवरी। क्या होता है? सजी सवरी यानी सजाई हुई। तो इस पंक्ति में जो है पारिष्कृत खड़ी बोली है और रस क्या है? शांत, शांत रस है। और मलिनी छंद क्या है? मालिनी छंद, मालिनी छंद। अलंकार, रूपक, अनुप्रास और उपमा। कौन कौन सा है? रूपक, अनुप्रास, उपमा। इस पंक्ति में ये तीनों अलंकार। कभी कभी
सामने प्रश्न उठ जाता है कि ये काव्यगत विशेषता क्या है। इन्हीं मैत्री शरण गुप्त ने जो ये काव्य लिखे हैं या जो पंक्ति लिखे हैं, इस पंक्ति में क्या विशेषता है? तो इसमें जो विशेषता है वह क्या है? यानी कवि मैत्री शरण गुप्त ने इस पंक्ति में प्राकृत के सुंदरता का अनुपम वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य का ही वर्णन किया है ना।